अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कल आपको सोशल साइंस का पेपर है, तो जैसे मैंने आपको बोला था, तो अभी मैंने आपके लिए वीडियो लाया जिसमें मैं आपको टॉप इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स के होते हैं। एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा क्योंकि वो आपको 5 मार्क्स के होते हैं। एंड पैसेज के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, वो भी आपको 5 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर टोटल बनेंगे आपको 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। देखो, जो आपके बाकी 50 मार्क्स हैं उस पर मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको 50 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो अभी के ये 30 मार्क्स के हो जाएंगे, टोटल बन जाएंगे आपके 80 मार्क्स। तो मैंने आपके लिए वीडियो एक दिन पहले लाया होता, बट मैं थोड़ा भूल गया था। मुझे लगा था आपको 20 को पेपर है, तो बट आपको 19 को पेपर है। वो मुझसे थोड़ी भूल हो गई। और वैसे भी इंसान, आज रमज़ान का महीना है, दिन भर थोड़ा ड्यूटी वगैरह ऑफिस में, फिर उसके बाद रमज़ान का महीना है, तरावी वगैरह बाकी चीज़ों में इंसान मशगूल हो जाता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे सिविक्स से। यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगा, जिस यूनिट से अगर आपको मैप बेस्ड भी क्वेश्चन हुआ, वो मैप बेस्ड भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस करते रहेंगे कंटिन्यू। आपका जो पहला यूनिट आ जाता है ना सिविक्स का, पावर शेयरिंग का, तो उसमें चांसेस नहीं है कि आपको कोई 1 मार्क्स या एमसीक्यूज वगैरह पूछा जाए, क्योंकि वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की फेडरलिज्म वगैरह की, वहाँ से एक तो आपको चांसेस हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर का आपको पॉलिटिकल साइंस से होता है एंड 3 नंबर का आपको जियोग्राफी से होता है। तो जो आपको 2 मार्क्स का यहाँ पर है वो यहाँ से भी आ सकता है। जैसा कि आपको ऐसे ही ब्लैंक जो है मैप आएगा, वहाँ पर ये कलर नहीं होगा। आपको बोला जाएगा कि आप टिक करो मिनिमम 3 ऐसी कंट्री को जहाँ पर यहाँ पर फेडरलिज्म है, जहाँ का फेडरल सिस्टम है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे है, उनको आपने क्या करना है, टिक करना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए फेडरल सिस्टम क्या होता है। देखो, फेडरल सिस्टम का क्या मतलब, फेडरल सिस्टम का मतलब है जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर जो हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इंडिया है, इंडिया जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया को रेड किया हुआ है, यहाँ पर फेडरल कंट्री को रेड किया हुआ है। जैसा इंडिया है, यहाँ पर जो पावर है ना, पावर शेयरिंग, वो यहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है। जैसे कि कुछ ऐसे पावर्स हैं जिस पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इन कुछ ऐसे पावर हैं जिसका कंट्रोल यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का है, इन कुछ ऐसे पावर होते हैं जिसमें दोनों का यहाँ पर होता है। तो आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फेडरलिज्म उसको बोलते हैं जिसमें पावर शेयरिंग दोनों का हो, स्टेट का भी हो सेंटर का भी हो। उसमें रशिया आ जाता है। थोड़ा आपने ये भी देखना है मैप में, पूरा अगर आपका मैप ये है, यहाँ पर अगर इंडिया है, इंडिया के पास में पाकिस्तान है, वहाँ पर भी फेडरल सिस्टम है। इसके जो सबसे बड़ा यहाँ पर ये रशिया है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने फेडरल कंट्रीज को टिक करना है, तो वहाँ पर थोड़ा उनको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका रशिया आ जाएगा। एंड जो यहाँ पर अकेला यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो ऑस्ट्रेलिया है, उसको भी आप कर सकते हैं। आपको मिनिमम 3 का बोला जाएगा। फिर आपने यहाँ पे आना है, देखना, हाँ एंड पे यहाँ पर ये आपको कंट्रीज बन जाएंगी, ऊपर वाला कनाडा, एंड यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, ये ब्राज़ील आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपने थोड़ा बहुत ये नीचे जो है यहाँ पर देखना, हाँ यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे और इसको भी कर दूँ कलर, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका आ जाएगा। आपको मिनिमम 3 या 2 को टिक करना होता है। तो यहाँ पर आपने देख के रखना है कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये फेडरल कंट्रीज़ है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने टिक करना है वैसी कंट्रीज़ को जो फेडरल नहीं है, तो वो भी याद रखो। जैसे कि चाइना आ जाता है, यहाँ पर आपने देखना है जो जो रेड नहीं है ना, वो यहाँ पर फेडरल नहीं है, ये चाइना आ गया। एंड बाकी आपने ऐसे ही इस एरिए में बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखनी है। बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश भी फेडरल नहीं है। फिर ऐसी थोड़ा थोड़ा यहाँ यहाँ कंट्री कोई भी आप उसको क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, क्योंकि ये फेडरल नहीं है। जो रेड है वो फेडरल, जो रेड नहीं है वो फेडरल नहीं है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक तो इस हिसाब से मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, और सेकंड भी देखो, तो आपको सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से ऐसा मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए इंडियन मैप में कौन सी स्टेट कहाँ पे है, क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जाएगा कि आप मध्य प्रदेश बताओ कहाँ पे है, पूरा ऐसा होगा वहाँ पर बताओ कहाँ, राजस्थान कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे है, लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है, एंड उड़ीसा कहाँ पे है, तेलंगाना कहाँ पे, महाराष्ट्र कहाँ पे है। तो देखो, आपको ये चीज़ें थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इनका ये फ़ायदा भी आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा। जब हम देखेंगे हाँ राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आप उसी हिसाब से टेक करोगे, आपको पता होगी ना कौन सी यहाँ पर स्टेट ऐसी है, तो कौन सी स्टेट कहाँ पे है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे गुजरात यहाँ पे है, कर्नाटका यहाँ पे है, गोवा ये छोटा सा है। तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत देख के रखना, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके केरला कहाँ पे है। क्योंकि आपको आ सकता है, आप किसी दोस्त यहाँ पर हमें जो स्टेट है उनके बारे में बताओ, उड़ीसा के बारे में बताओ वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के बारे में बताओ वो कहाँ पे है, या फिर असम के बारे में है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताओ ये कहाँ पे है। तो आपने इंडियन मैप को भी थोड़ा बहुत देख के रखना है। यहाँ पर कोई भी स्टेट के बारे में अगर पूछा गया तो आपने इसका ईजिली आंसर बताना है। जैसा कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप। आपको पॉलिटिकल मैप जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वहाँ दिया जाएगा, बोला जाएगा मणिपुर कहाँ पे है, सिक्किम कहाँ पे, छत्तीसगढ़ कहाँ पे, गोवा कहाँ पे है। जैसे अभी मैंने आपको स्टेट बताई, तो आप उसका दोबारा बैक जाके देख सकते हैं, गोवा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ कहाँ पे, सिक्किम कहाँ पे, मणिपुर कहाँ पे, वो आपने वहाँ पर लोकेट करना है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर शेड करना है किसी भी 3 फेडरल कंट्रीज़ पर अदर देन इंडिया, इंडिया को छोड़ के बाकी 3 कंट्रीज़ पे आपने वहाँ पर थोड़ा क्या करना है, शेड करना है कि हाँ ये फेडरल कंट्रीज़ है। और आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हो कि ऐसी 3 कंट्री को शेड करो जो फेडरल नहीं है, जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में तो आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि जो आपको 20 एमसीक्यूज है ना, उन 20 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज भी हो सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं पहले। सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ डैश डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, तो यहाँ पर आएगा कमिंग टुगेदर, यहाँ पे आ जाएगा कमिंग टुगेदर। फिर उसके बाद आप पूरा पढ़ोगे, द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेट्स आर डैश डैश, तो आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रांग, यहाँ पे आएगा स्ट्रांग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जो आपकी बुक से हैं। बट इंडिया इज अ डैश डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, तो यहाँ पर इंडिया का क्या आएगा, डैश डैश, तो आएगा होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। फिर उसके बाद आएगा मोर पावर देन अदर इन इंडिया, द डैश डैश गवर्नमेंट, द डैश डैश गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स, तो डैश डैश गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर ये तो हुआ कंप्लीट। फिर हमें आ सकते हैं MCQ, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हमें क्या बताना है, फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई एक फीचर बताना है। यहाँ पर आपने पूरे पढ़ने, हाँ फेडरल क्या होता है, तो आप अगर पूरे पढ़ोगे यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पार्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है पावर जो है उसको क्या करना, शेयर करना, ओवरऑल पूरी कंट्री की पावर शेयर करना बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। या तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिफरेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास सिंपली कितनी तरह की ब्रांचेज हैं, एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है जुडिशरी। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ पावर स्टेट के पास होते हैं, कुछ पावर सेंटर के पास होते हैं, तो इसी वजह से जो कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ पावर स्टेट के पास, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा बहुत देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी यहाँ पर जो है लिस्ट है वो आती है, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सी आती है। यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिसमें पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, जैसा कि आज की सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे स्टेट का जो हेड होता है, देखते हैं हमारे स्टेट में कौन सी यहाँ पर गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टेट में कोई गवर्नमेंट है ABCD, हम बोलेंगे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसके पावर है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है। अब यूनियन लिस्ट मीन जिसका जो भी हमारे पास जो ऊपर गिवन है, इनमें से कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो पावर है, जिनकी पूरा कंट्रोल है यूनियन लिस्ट में है। तो यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें आ जाती हैं जैसा कि डिफेंस है, डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें बैंकिंग, बैंकिंग का भी कंट्रोल पूरा यूनियन लिस्ट में आता है, कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट में आता है। ये तीन ऐसे डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये यूनियन लिस्ट में आएंगे। स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें जिसका कंट्रोल स्टेट के पास होता है। स्टेट लिस्ट में एक तो स्टेट की पुलिस आ जाती है, एंड उसके बाद एग्रीकल्चर आ जाता है, एंड उसके बाद ट्रेड आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ जाता है स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट उसको हम बोलते हैं जिसमें यहाँ पर वो दोनों का होता है, स्टेट का भी यहाँ पर रोल होता है और सेंटर का भी होता है, स्टेट और सेंटर दोनों का। उसमें हमें एजुकेशन आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, एंड हमें मैरिज वगैरह आ जाती हैं, ये आ जाती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मीन बोथ, दोनों के पावर यहाँ पर होते हैं, स्टेट के भी और सेंटर के भी। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे हमने देखना है कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया स्टेट लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया यूनियन लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का क्या हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके बारे में हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। इन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है रेजिडुअरी पावर्स, नहीं ये गलत है, रेजिडुअरी पावर्स यहाँ पे नहीं आता। ये यहाँ पर रेजिडुअरी पावर जो है ना वो पता है किस में आता है, वो हम बोलते हैं जो पार्लियामेंट में हो, तो ये तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ पार्लियामेंट में होगी, तो ये एक फॉल्स है। अगर हम इसको यहाँ पर कंबाइन करें, तो यहाँ पर हम जैसा इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड, तो यहाँ पर डी पार्ट जो है वो करेक्टली मैच नहीं है लोकल गवर्नमेंट के साथ, ये नहीं आता। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, तो इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया हो गया पूरी कंट्री जो इंडिया, उसका हेड कौन होता है, पूरी कंट्री का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, सही बात है बिल्कुल। स्टेट का हेड कौन होता है, स्टेट का हेड गवर्नर होता है। अगर चीफ मिनिस्टर होता है यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर भी हम बोल सकते थे। यूनियन ऑफ इंडिया में अगर प्रेसिडेंट होता तो प्रेसिडेंट भी बोल सकते थे। तो स्टेट का कौन हो गया, गवर्नर हो गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, गाँव में ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत जो है उसका सरपंच होता है, एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मायर होता है। अब यहाँ पर आप खुद जोड़ सकते हैं, फर्स्ट का आ गया ए पार्ट, फर्स्ट का ए, एंड स्टेट का आ जाता है गवर्नर, हो गया बी, सेकंड का सी पार्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मायर आ गया, हो गया 3 का डी पार्ट, ग्राम पंचायत का सरपंच आ गया, हो गया 4 का बी पार्ट। तो AC DB तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, इसमें दो स्टेटमेंट्स हमें बतानी कौन कौन सी करेक्ट है। तो ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ए वाली भी यहाँ पर करेक्ट है और बी वाली भी करेक्ट है, सी और डी जो है वो गलत हैं, क्योंकि ये लिखा बोल रहा है श्रीलंका इज़ अ फेडरेशन, बट यहाँ पर श्रीलंका में फेडरेशन नहीं है। फिर यहाँ पर इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर, ऐसा भी ये भी गलत है। ये दोनों गलत हैं, पहले दो करेक्ट हैं, तो यहाँ पर ए और बी सही है। तो ए और बी कहाँ पे है, ये सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा है जेंडर, रीजन एंड कास्ट। वहाँ से हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो MCQs हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। यहाँ पर क्या बोला गया, व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजली रेफर टू, तो हमारा यहाँ पर बोल रहा है जेंडर डिवीजन अगर है तो हम किसको यहाँ पर रेफर करेंगे, किस चीज़ के बारे में बोलेंगे। तो इसमें बी करेक्ट है, हम बोलेंगे अनइक्वल रोल्स असाइनड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, क्योंकि ये करेक्ट है ना। जेंडर डिवीजन हम बोलते हैं जहाँ पर डिवीजन ऑफ राइट्स और वर्क्स हो, जहाँ पर हमारा जो डिवीजन है वो राइट्स और वर्क्स का डिवीजन हो ऑन द बेस ऑफ जेंडर।
जेंडर के बेसिस से हम बोलेंगे हाँ, ये काम मेन कर सकता है, ये वुमेन नहीं कर सकती, ये वुमेन कर सकती है, मेन नहीं कर सकता। तो हमारा जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल रोल्स देते हैं। तो ये बी पार्ट इसका है, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, इसको हम बोलते हैं जेंडर डिवीजन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन, तो किस यहाँ पर चीज़ में जो सीट्स हैं वुमेन के लिए वो रिजर्व्ड हैं। देखो, जब ये बुक बनी थी या जब बुक की बात हो रही थी, तब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पंचायत राज के लिए 33% रिजर्वेशन थी वुमेन के लिए। बट 2023 में एक नया वुमेन के लिए रिजर्वेशन बिल आई, द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आई, जिसमें पास किया गया 33% सीट्स वुमेन के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव में भी, लोकसभा में भी, पंचायत में तो ऑलरेडी था। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट बनते हैं, तीनों आंसर करेक्ट बनते हैं। तो इस वजह से अभी के तौर पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए इसके बारे में, आप यहाँ पर लोकसभा लिखो, लेजिस्लेटिव असेंबली लिखो, पंचायती राज बॉडी लिखो। फर्स्ट आपको क्वेश्चन आया, इसमें क्या है, आप लिखना आंसर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज बॉडीज, ये लिख सकते हो, क्योंकि आपको एमसीक्यू एक बताना है, बट आपके तीनों करेक्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि चेंज हो गया 2023 में चेंज हुआ है। साथ में ये भी रेफर लिख सकते हो, साथ में द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, क्योंकि उसमें पास हुआ है, यहाँ पर अब सबको यहाँ पर इक्वली 33% रिजर्वेशन है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिमिनल पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं। देखो, जब पॉलिटिक्स किसी स्टेट में किसी जगह भी ऐसी स्ट्रेटजीज या एक्शन हों जो सिर्फ फोकस करें प्रमोट करने को, एक ही रिलीजन को, एक ही लैंग्वेज को, हम बोलते हैं वो कम्युनल पॉलिटिक्स है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में, अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ऐसी पार्टी आएगी जो सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनको पता है अगर मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे तभी जाके हमें मुस्लिम्स के वोट मिलेंगे, हम यहाँ से जीत सकते हैं, चाहे कोई हिंदू भी आएगा। ऐसे ही अगर जम्मू में कोई जाएगा, चाहे मुस्लिम भी जाएगा, वो जाके हिंदूज़ को प्रमोट करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे जाके वहाँ पर वोट्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से क्रिमिनल पॉलिटिक्स में क्या हो जाता है, क्रिमिनल पॉलिटिक्स में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ए भी है, वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ द अदर, क्योंकि अगर वहाँ पर 6-7 रिलीजन है जिसमें ज़्यादा यहाँ पर है, तो वहाँ पर एक ही रिलीजन को सुपीरियर बोला जाता है। एंड इसमें सी पार्ट भी करेक्ट आंसर है। तो ए और सी जो हैं वो ऑप्शन सी में, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, इसमें बोल रहा है कौन सी जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सी रॉन्ग हो सकती है। तो इसमें भी जो है वो रॉन्ग है, यूज़ ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पता क्या है, स्क्यूलर है। इसका मतलब है हम रिलीजन को इक्वली, सभी रिलीजन को इक्वल समझते हैं। तो किसी भी अलग रिलीजन को, किसी एक रिलीजन को फुली ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया है। यहाँ पे सभी लोगों को, सभी रिलीजन को इक्वल बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो इसलिए इसका बी पार्ट जो है वो इसका आंसर आ जाता है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11 में, फिल इन द ब्लैंक्स है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश डैश। तो इसमें क्या आएगा, देखो, अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हमेशा जो है डिफरेंट चीज़ें आती हैं। इसमें कास्ट भी आ सकती है, रिलीजन भी आ सकता है। हमारा सोशल डिवीजन, समाज में डिवीजन किस हिसाब से होता है, ज़्यादातर तो कास्ट की वजह से होता है। देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल शादीज करते हैं, हम बोलते हैं नहीं हमारे अपनी कास्ट का होना चाहिए। एंड सेकंडली हमारा डिवीजन वो रिलीजन के बेसिस पे होता है, नहीं हम अपने रिलीजन को ज़्यादा बोलते हैं, नहीं हमारे रिलीजन का होना चाहिए। तो डिवीजन जो है वो या तो कास्ट का हो सकता है या डिवीजन यहाँ पर रिलीजन का हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी लिखोगे आपको दोनों करेक्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ यहाँ पर ऐड होती है। तो यहाँ पर हम देखें, तो इसमें हमारा जो यहाँ पर है, इसको जोड़ें, ए पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन। जो बंदा बोलता नहीं वुमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हम उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो पहला जोड़ा जाके इस बी के साथ। फिर ए पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ कम्युनिटी, तो जो बंदा बोलेगा कि रिलीजन जो है वही बेस यहाँ पर है, तो इसका अभी हमने बोला, जब कोई डायरेक्ट रिलीजन पे ही फोकस करता है उसको क्या बोलते हैं, कम्युनलिस्ट। फिर हमारा आ जाता है तीसरा, ए पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ कम्युनिटी, अगर कास्ट ही के बारे में बोलेगा, कास्ट ही बेस्ट है, तो उसको बोलते हैं हम कास्टिस्ट। एंड जो बोलेगा यहाँ पर ए पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब रिलीजन के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बोलता सब रिलीजन इक्वल हैं, बेस्ट हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्युलरिस्ट। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं हम, ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम इसका आंसर सिंपली दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, ताकि वो पावर यहाँ पर क्या कर सकें, ले सकें, और अपनी गवर्नमेंट बना सकें इलेक्शन जीत कर। तो जिन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट हो, एंड ताकि वो सिमिलर पॉलिसीज जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल डेफिनेशन है। बाकी अगर हम वही एमसीक्यूज की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, वही जो मैंने आपको अभी बोला, वही इसका डेफिनेशन है। देखो, इज कॉल्ड ए डैश डैश, तो ये पॉलिटिकल पार्टी हुआ, पॉलिटिकल पार्टी वही हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी होता है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कॉलम्स आ जाते हैं, हमने यहाँ पर बताना है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके अपनी जो भी मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी चीज़ भी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें थोड़ा हमने बतानी है। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 7 में
तो हमने थोड़ा अच्छे तरीके से देखना है। कांग्रेस पार्टी को बोला जाता है यूपीए, आपने सुना भी होगा, कांग्रेस पार्टी को यूपीए बोला जाता है। तो यूपीए का मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक न्यू भी बनाया हुआ है, इंडिया। तो एक नया बनाया हुआ है इंडिया। इंड अभी के तौर पे बात करें तो वही हमारा यूपी आएगा। भारतीय जनता पार्टी को हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये हमारा बीजेपी का आ जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर हमें आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी जो है ऑफ इंडिया की, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, उसको हम लेफ्ट फ्रंट बोलते हैं, लेफ्ट फ्रंट। तो फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट तेलुगु देशम पार्टी। ये तमिलनाडु साइड की शायद है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट पार्टी, ये एक स्टेट की पार्टी है। तो ये यहाँ पर इसके आंसर आ जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कौन सी यहाँ पर क्या है। फिर हुई अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर कौन है, बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर कौन है, वो है कांशीराम। कांशीराम जो है वो बहुजन समाज पार्टी का हेड था। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पार्टीज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है वो हमने यहाँ पर बतानी है। अगर हम देखें यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, बिल्कुल सही है, यही भी राइट आंसर है। अगर हम बी की बात करें, पार्टीज आर ऑफन रॉकेट बाई स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स, ये भी सही है। पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट, पार्टीज आर नॉट, ये बिल्कुल नेसेसरी हैं, ऐसा थोड़ी ना है नेसेसरी नहीं, पार्टीज होती हैं वही तो इलेक्शन, फॉर बीजेपी आ जाए वो भी एक पार्टी है, तो वो है उसी ने तो गवर्नमेंट रन की हुई है। तो ए भी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ए बी, हाँ बी पार्ट इसका आ जाता है, तो ए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यूनिट है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम देखें, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज आर करेक्ट, तो इसमें कौन सा आइडिया जो है वो करेक्ट है वो हमने देखना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा देखें, इसमें जो हमारा करेक्ट है वो ऑप्शन डी है, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटी जो है वो एक यहाँ पर करेक्ट है, बाकी ये वाले जो है रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देखें, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, डेमोक्रेसीज नीड टू इंश्योर मेजॉरिटी रूल। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा करेक्ट आंसर बनता है बी पार्ट, इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज। तो ये बोल रहा है हमारी जो सोशल इनइक्वलिटीज इन डेमोक्रेसी शो दैट इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, और इनइक्वलिटीज़ हैं भी डेमोक्रेसी में, हमेशा होती भी हैं। फिर हमारा यहाँ पर ये हुआ कंप्लीट। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आपने बेसिक चीज़ें समझनी है। पहला आपको ये चीज़ समझनी है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है वो 2 यूटीज़ में यहाँ पर बन, मतलब उसकी 2 यूटी बन गई। पहले स्टेट थी, 2 यूटी बन गई। एक यूटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरी कौन सी है कमेंट करके बताना। एंड सेकंड हमारा क्वेश्चन इसका एक और बन जाता है कि आर्टिकल 370 जो है वो भी रिवोक हुआ। ये भी इसका मेन मतलब मुद्दा बनता है, मेन ऑब्जेक्टिव बनता है। एक तो 2 हमारी यूटी बन गई एक स्टेट से, फिर हमारा आर्टिकल जो 370 है वो भी रिवोक हो गया। अब क्वेश्चन आएगा हमारा आर्टिकल 370 कब रिवोक हुआ, व्हेन, तो उसका आंसर आएगा 5 अगस्त 2019। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है उस पे प्रेसिडेंट का असेंट कब हुआ, साइन कब हुआ, उसका आंसर आएगा 9 अगस्त 2019। फिर आपको आएगा जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो केम इनटू फोर्स कब से यहाँ पर लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से। फिर आपको ये भी आ सकता है जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट है वो कौन सी है, उसका आंसर है द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, पूरा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट है। अरे है ज्योग्राफी की, हम यूनिट वाइज जाएंगे, साथ में मैप भी डिस्कस करते रहेंगे। देखो आपको पहले मैप आ जाता है, यहाँ पर आपको सोइल के बारे में है, मेजर सोइल टाइप्स, एंड साथ में यहाँ पर आपको बताया हुआ है कौन सी सोइल कहाँ पर है, पूरा आपने यहाँ पर मैच करना है। आपको सिंपली ब्लैंक दिया जाएगा मैप, फिर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है जहाँ जहाँ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हैं वहाँ आप शेड करो, तो आपको पता चलेगा हाँ हमारे जो फॉरेस्ट और माउंटेन्स कहाँ हैं, जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हैं। यहाँ आपने ग्रीन करना है या शेड करना है कि आप समझ आ जाओगे कि हाँ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स के बारे में बोल रहे हैं। फिर आपको नेक्स्ट पे है वो है एल्यूवियल सोइल, तो वो कहाँ पे है, ये वाला कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है एल्यूवियल सोइल है, तो यहाँ आप इसको टेक करोगे। फिर आपकी ये वाला रेड एंड येलो सोइल है, ये वाले यहाँ पर आप शेड कर सकते हैं, थोड़ा देख के रखो हाँ मुझे किसके लिए कहाँ शेड करना है। फिर ये वाला एरिया जो है ब्लैक सोइल है, एंड ये वाला जो एरिया है लेटराइट सोइल है, एंड ये वाला जो है राजस्थान का यहाँ पे आ जाता है एरिड सोइल। तो आप यहाँ पर मैप को इस हिसाब से समझ सकते हो। फिर आपको यहाँ पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर, आयरन ओर क्या है, रिन्यूएबल है, फ्लो है, बायोटिक है, नॉन रिन्यूएबल है। आयरन ओर के बारे में बताना है। देखो आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। पहले हम थोड़ा समझते हैं रिन्यूएबल क्या होता है। देखो रिन्यूएबल हम उसको बोलते हैं जिसकी एंडलेस सप्लाई होती है, जैसा कि सोलर एनर्जी है।
सोलर एनर्जी कंटिन्यू चलती रहेगी। विंड एनर्जी है, जब तक विंड है तो एनर्जी उसकी चलती रहेगी। तो ये होते हैं एंडलेस सप्लाई, इनकी सप्लाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी, जब तक दुनिया है इनकी सप्लाई चलती रहेगी। तो ये हम इसको बोलते हैं रिन्यूएबल। तो आयरन और तो नहीं है ना, आयरन और आयरन कभी भी ख़त्म हो जाएगा। तो आयरन को हम क्या बोलेंगे, आयरन क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। तो किस यहाँ पर हम रिसोर्स में टाइडल एनर्जी को नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं किस में नहीं कर सकते, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ए पार्ट। इसका आंसर आता है रिप्लेनिशेबल। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मतलब होता है एबल टू रिन्यूड, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो टाइडल एनर्जी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर नहीं कर सकते। टाइडल एनर्जी होता है जो होते हैं ना समुंदर की लहरों से जो बनती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो मेन काज क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में, तो उसका होता है ओवर इरीगेशन। तो वहाँ पर ओवर इरीगेशन हो जाता है, पानी का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसका यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन होती है पंजाब में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो टेरेस जो कल्टीवेशन है वो माउंटेन्स एरिया वाले जो जहाँ पर स्टेट होती है वहाँ पर होता है। तो वो इस तरीके से होती है ना, लैंड थोड़ी बहुत प्लेन में नहीं होती है, माउंटेन्स एरिया वाले। तो माउंटेन्स एरिया यहाँ पे कौन सा है, कोई भी अगर माउंटेन्स एरिया होगा हम उसको यहाँ पर टिक लगाएंगे। उत्तराखंड है, अगर जम्मू एंड कश्मीर होता वो भी करेक्ट आंसर होता। अगर यहाँ पर हिमाचल होता वो भी करेक्ट आंसर होता, तो उत्तराखंड है वही करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस स्टेट में ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। तो इसका आंसर था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ पर ज़्यादातर बुनियादी तौर पर जो ब्लैक सॉइल है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब हमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले मैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया राइस के बारे में। तो राइस कहाँ पे है, मेजर एरिया राइस के, माइनर एरिया राइस के। ये वाले एरिया जो है मेजर हैं, जहाँ पर ज़्यादा राइस होता है यहाँ पर। एंड ये वाले इसने माइनर बताए हुए हैं, जहाँ पर कम राइस होता है। मेजर एरिया एंड माइनर एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से एरिया। जब आपको क्वेश्चन पूछे मेजर एरिया बताओ तो आपने ये वाले टिक करने, माइनर एरिया में बताओ तो आपने ये वाले टिक करने। जैसे ये वाले कलर देख सकते हैं, ये वाले। तो जो ये वाला एरिया यहाँ पर समझो राइस ना होने के बराबर होता है, तो ये आपका राइस का आ जाता है। फिर आपका वीट का आ जाता है। आपने बताना वीट मेजर कहाँ माइनर कहाँ। मेजर हो गया ये ज़्यादा वाला कलर, एंड थोड़ा कम शेड आ जाता है तो ये वाला माइनर एरिया आ जाता है। तो ये आप वीट के बारे में बता सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। एमसीक्यूज़ में आपको यहाँ पर इससे पहले थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत ये भी पूछा जा सकता है रैबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, या फिर रैबी क्रॉप्स कब यहाँ पर होते हैं। देखो रैबी क्रॉप जो होते हैं उसको हम अक्टूबर में लगाते हैं और अप्रैल में जो है वो उसको काट देते हैं। इसमें हमारा वीट आ जाता है, गुंदम, मटर, पीज़ आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है। ये हो गए रबी क्रॉप्स। तो ये अक्टूबर में लगते हैं और अप्रैल में इनको काट दिया जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है रबी क्रॉप्स के बारे में बताओ कब यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लगाते हैं, इन कब इसको हम काटते हैं, इसमें कौन कौन सा क्रॉप आ जाता है। फिर आपका आ जाता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ में कौन सा आता है, खरीफ को हम अप्रैल में लगाते हैं एंड अक्टूबर में काट देते हैं। इसमें हमें पैडी, मेज़, कॉटन, जो भी आप देख सको अप्रैल में जो आप अपने घर में उगाते हो एंड अक्टूबर में काट देते हो तो उसको हम खरीफ बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं शॉर्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, जो खरीफ और रबी के बीच में आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म हम उसको बोलते हैं। तो उसमें हमें कौन सा आ जाता है, वाटरमेलन आ जाता है, तरबूज जिसको हम बोलते हैं, कुकम्बर जिसको हम और कुकम्बर आ जाता है, या हम इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ये कोई लॉन्ग पीरियड के नहीं होते, शॉर्ट पीरियड के होते हैं। फिर अब हम देखते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, एमसीक्यूज़ यहाँ पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें क्या हो, सिंगल क्रॉप हो सबसे ज़्यादा एरिया में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जिसमें हमें क्या हो, एग्रीकल्चर सिस्टम क्या हो, सिंगल क्रॉप हो ज़्यादा एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैबी क्रॉप्स। अभी मैंने आपको बोला रैबी क्रॉप कौन सा होता है, जो अक्टूबर में लगाते हैं अप्रैल में काटते हैं, वो कौन सा होता है, ये मिलेट्स वगैरह। मिलेट्स हमारे जो हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि राइस जो है हम वो तो अप्रैल में लगाते हैं, एंड कॉटन भी तो अप्रैल में लगाते हैं, गरम ये भी हम अप्रैल में लगाते हैं। मिलेट्स जो है वो हम यहाँ पर अप्रैल में नहीं लगाते, अक्टूबर में लगाते हैं। एंड फिर हमारा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप। अब यहाँ पर इसके बारे में, लेगुमिनस क्रॉप पता है कौन सा होता है, फलीदार, जिसमें दाने होते हैं, जैसा मटर होता है ना, मटर जिसमें दाने अंदर होते हैं उसको हम लेगुमिनस क्रॉप बोलते हैं। जिसमें कौन सा आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो है पल्सिस। पल्सिस जो दालियों वाली होती हैं वो किस में होती हैं, वो इसी तरीके से होती है ना, उनके दाने अंदर होते हैं, उसको ऊपर से काटना होता है, तो ये आ जाता है। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ भी हो गए इसके। थोड़ी चीज़ें और भी याद रखो इसमें, जैसा कि राइस जो है, राइस के बारे में थोड़ा जान के रखो। राइस के लिए टेम्परेचर जो है वो एबो 25 डिग्री सेल्सियस की नीड होती है। रेनफॉल में एबो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। तो पंजाब में यहाँ पर राइस होता है, यूपी में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ये याद होना चाहिए। अगर हम वीट की बात करें, वीट के लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर रेन की ज़रूरत होती है। ये कहाँ होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है एंड राजस्थान में होता है। तो
तो ये आ जाता है हमारा वीट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और आ जाता है मेज़ के बारे में। 21 से लेकर 27 तक इसका टेम्परेचर चाहिए। ये होता है कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में एंड आंध्र प्रदेश में। तो इन जगह होता है मेज़। तो थोड़ा बहुत ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हमें पहले मैप बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में। यहाँ पर आपको बोला गया आयरन और फील्ड कहाँ पे हैं, या आयरन और माइंस कहाँ। जहाँ फील्ड है वहाँ माइंस भी हैं। जहाँ रेड वाले यहाँ पर टिके हैं वहाँ पर आयरन और की माइंस हैं। एंड जो ये वाले हैं यहाँ पे आयरन और की फील्ड्स हैं। यहाँ पर आयरन और ज़्यादातर होता है। तो अगर आपको ऐसी ब्लैंक मैप दिया जाए आयरन और कहाँ पे, आपने ऐसे टिक लगाना है। एंड आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कहाँ पे हैं, तो ये आपको ये वाले एक्सपोर्टिंग पोर्ट हैं जहाँ पर ये तो ब्लैक वाले ये बक्स बने हैं। जैसा कि यहाँ पर भी बक्स बना है, यहाँ पर बक्स बना है। ये ज़्यादातर आपको नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। एंड अगर हम देखें माइका हमारा कहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइका, जहाँ पर ये बना हुआ है स्टार स्टार, ये वाला स्टार, ये वाले स्टार, यहाँ पर माइका है ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपने बताने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें आ जाएंगी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर वही कोल की हमारी फील्ड कहाँ पे हैं, जहाँ पर ये बने हैं ये कोल की फील्ड हैं। कोल है यहाँ पर ज़्यादातर। एंड यहाँ पर इसी में कोल जहाँ फील्ड है वहाँ पर कोल की माइंस भी हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रेंगल्स बनी हुई हैं ब्लैक वाली। ऑयल फील्ड्स जहाँ पर रेड वाले हैं, जो जो रेड वाले हैं यहाँ पर ऑयल की फील्ड हैं। ठीक है, ये जहाँ पर रेड हैं ऑयल की फील्ड हैं। एंड जहाँ पर ये बने हुए हैं मेजर नेचुरल गैस रिजर्वर्स। तो हम यहाँ पर देखें कहाँ पर हैं, ये वाला हो गया। यहाँ पर हमें क्या है, नेचुरल गैस रिजर्वर्स हैं। यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है। तो ये आ जाते हैं हमारे एरिए। फिर हमें यहाँ पर एक और चीज़ है HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में अगर हो, आप ये सिंपली ये वाली जो लाइन मेंशन है, ये वाली लाइन यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो कि यहाँ पर नेचुरल गैस पाइपलाइन है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट पावर प्लांट्स के बारे में कि पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं, जहाँ पर रेड ट्रेंगल बनी है वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। जहाँ पर ब्लैक बनी है वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स हैं। हम MCQs को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आपका पहला MCQ है तो उसका आंसर आपको आ जाता है बी पार्ट। फिर सेकंड जो MCQ है उसका भी आपको माइका आ जाता है। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं करूँगा, आप खुद देख लेना। एंड थर्ड जो है इसका अगर हम देखें थर्ड का आ जाए ए पार्ट। एंड अगर हम देखें फोर्थ पार्ट का तो फोर्थ पार्ट का आपको आ जाएगा सी पार्ट। ये आपके MCQs यहाँ पर हैं। तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे है, जहाँ पर ये ब्लैक छोटे छोटे ये सर्कल बने हुए हैं, छोटे छोटे ब्लैक बॉल, तो ये हमारा कॉटन टेक्सटाइल है। जहाँ पर ये रेड रेड बने हुए हैं यहाँ पर वुलन टेक्सटाइल है। एंड जहाँ पर ये वाले बॉक्स बने हुए हैं जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, या यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्क के टेक्सटाइल हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में 3 सिल्क के टेक्सटाइल आ जाते हैं। तो ये हमारे इसमें आ जाते हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, तो आयरन और स्टील प्लांट्स के बारे में बताना है। तो आयरन और स्टील प्लांट्स कहाँ पे हैं, जो जो यहाँ पर ये रेड हैं तो यहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट्स हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखें सम सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ पे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए श्रीनगर में है, मोहाली में है, जयपुर में है, इंदौर में है, पुणे में है। ये जगह यहाँ पर आ जाती हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। फिर यहाँ पे कुछ MCQs भी दिए हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। तो लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल कौन यूज़ करती है, सीमेंट। सीमेंट जब बनाते हैं उसमें ये यूज़ होती है। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए तो वो आ जाती है SAIL सेल। सेल की डेफिनेशन भी ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर थर्ड पार्ट जो है इसमें बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस ब्यूक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। तो ये हमें यूज़ होता है एलुमिनियम में, है कोई, हाँ। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन्स कंप्यूटर ETC। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इनको क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो ये यहाँ पर MCQs आ जाते हैं इसके। एंड उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं फिर हमें नेक्स्ट है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकानमी। तो इसमें आपको रेलवेज लाइन ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लाइन बनी हुई है, तो ये पूरी रेलवे लाइन ही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मेजर पोर्ट्स, बिल्कुल ये आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। देखो यहाँ पर सी पोर्ट और एयरपोर्ट दो होते हैं, एक होता है सी पोर्ट, एक होता है एयरपोर्ट। अब यहाँ पर देखो जहाँ जहाज़ बना हुआ है तो यहाँ पर हमारे कौन से हैं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं मेन वाले। ये देखो, यहाँ देखो जहाँ जहाँ जहाज़ बने हैं ये हमारे क्या जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट आ जाते हैं ये। और दूसरे हमारे सी पोर्ट्स जो समुद्री पोर्ट्स हैं वो कहाँ, आप हमेशा देखना आपके साइड में होंगे, एंड पे होंगे, यहाँ पर जहाँ जो है एंड पे। तो यहाँ पर कहाँ पे हैं, जहाँ पे ये थोड़ा बहुत शकारा बना हुआ है यहाँ पे हमारे कौन से हैं, सी पोर्ट हैं। थोड़ा देख के रखना कहाँ पे कौन से आ जाते हैं। तो ये माइनर मिस्टेक आपकी कभी ठीक भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो कि हमारा जो एयरपोर्ट हैदराबाद में है तो आपने पॉइंट यहाँ कर दिया, थोड़ा यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ये आपकी छोटी माइनर मिस्टेक चलती है।
फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ अगर हम देखें तो एमसीक्यूज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाई द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन सी यहाँ पर है, तो वो वहाँ पर है मुंबई टू कोलकाता। मुंबई टू कोलकाता जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हम इसको बोलते हैं। सेकंड यहाँ पर विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज, तो इसका आंसर था पाइपलाइंस, ठीक है। फिर आपका थर्ड देखो अगर आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड विद HVJ पाइपलाइंस, तो इसमें कौन सी नहीं है HVJ पाइपलाइंस के साथ कनेक्टेड। थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड का क्या आंसर आ जाता है, तो इसका जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो कनेक्टेड इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी इसमें हैं कनेक्टेड। फिर यहाँ पर आ जाता है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंड लॉकेड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में कौन सा आ जाता है, ईस्ट कोस्ट में कौन सा यहाँ पर आ जाता है, तो इसका आंसर हमारा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ना वो आंध्र प्रदेश का सिंगल ही पोर्ट है, तो इस वजह से इसका विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है। आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रोडवे है। बहुत लोग आपको रेलवे बोलेंगे, रोडवे इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो रोडवे के जरिए होती है। बहुत से ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर रेलवे अभी पहुंची नहीं है। जब बहुत से ऐसे एरियाज़ में रेलवे पहुंची नहीं है तो इसको हम कैसे बोलेंगे बेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को थोड़ा बहुत जाना है कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, या हम जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माइंड में रखेंगे तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रोडवे है, क्योंकि हमारे घर घर तक रोडवे पहुँची है। बट रेलवे तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी कहाँ घर घर तक रेलवे पहुँची है। फिर हम बात करें सिक्स्थ पार्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ यहाँ पर ट्रेड होगा हम इसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ट्रेड विद इन कंट्री होगा, फॉर इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर का दिल्ली वालों के साथ, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। जो बाहर की किसी 2 कंट्री का आपस में हो रहा है इसमें हम इंक्लूड नहीं, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब हमें पता ही नहीं है, हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान वाले चाइना के साथ कोई ट्रेड कर रहे हैं, हम बोलेंगे ये एक्सटर्नल ट्रेड हुई। तो ये हमें लोकल ट्रेड होगी विद इन स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर वाले जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं अनंतनाग वालों के साथ, तो इसको हम बोलेंगे लोकल ट्रेड। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी था जिसमें मैंने आपको मैप भी बताए एंड जो आपके एमसीक्यूज हैं वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस। इकोनॉमिक्स में कुछ मेन पॉइंट याद रखना कि हमारा प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है। इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्टर हम बोलते हैं एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को, एंड बाकी हमारा जो लाइफ स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। तो 80% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो प्राइमरी सेक्टर के साथ ही काम कर रही है, अपना जो अर्निंग है वो प्राइमरी सेक्टर से कर रही है। तो प्राइमरी सेक्टर जैसा कि हमने ज़मीन बोई, वहाँ पर हमने दरख्त लगाए, हमने पौधे लगाए, ये चीज़ें हम जो खुद कर रहे हैं इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर हम यही प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ चीज़ बना रहे हैं, हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वहाँ पर कॉटन के कपड़े बना रहे हैं, तो कॉटन कहाँ से लाया, प्राइमरी सेक्टर से, फिर यहाँ पर कॉटन के कपड़े बनाए, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। फिर होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर हम बोलते हैं सर्विसेज को, जैसे कि डॉक्टर है वो बैठा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, वो सर्व उसकी एक सर्विस है। जैसा कि टूरिज़्म जो है वो भी सर्विस है, जैसा कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो भी सर्विस है, तो ये चीज़ें सर्विस में आ जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है पश्मीना के बारे में, अगर कोई आपको पूछना है हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट गोल्ड ऑफ कश्मीर। बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत याद रखना आपने, जीडीपी किसको बोलते हैं, जीडीपी हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी क्या हो गया, जीएनपी हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनआई क्या हुआ ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत हैं, ये भी याद रखो। एंड अब बात करते हैं हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री के जो भी हमारे 4 से 5 यूनिट बनते हैं उसके इस हिसाब से जो हमारे, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मैंने आपके लिए फिल करके रखी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर, इसमें ये आंसर, इसमें ये आंसर है। ऐसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, एंड इसमें आपकी ये ट्रू एंड फॉल्स हैं ये मेंशन है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें आपको एमसीक्यूज हैं वो करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएं, जैसे ये क्वेश्चन इसका ये करेक्ट है, इसका ये करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको आपने देखना है इसका, अच्छा जी कौन सा करेक्ट, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ये चैप्टर 2 देखें नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पर एमसीक्यूज बताए हुए हैं, इसका ये करेक्ट है, इसका ये करेक्ट है, इसका ये करेक्ट है। देखो इसको मैं पूरा जो हमारा हिस्ट्री इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड अभी जो हिस्ट्री के हैं 2-3 यूनिट को मैंने तैयार करके रखा है, बाकी जो हमारे 2-3 यूनिट और बनते हैं इसको भी मैं जल्दी जल्दी तैयार करूँगा। आपके जो एमसीक्यूज हैं ऐसे मैं येलो येलो करके रखूँगा, फिर आप खुद इसको स्टडी करना। ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, किसी जगह भी आप हो अगर, तो अगर नहीं हो तो ज्वाइन करके रखो, अगर हो तो आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल पूरी मिल जाएगी हिस्ट्री की, वहाँ से आप हिस्ट्री के एमसीक्यूज खुद ही स्टडी कर सकते हो, तो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। एंड बाकी जो हमें बचे हुए हैं जिनका मैंने अभी आंसर नहीं निकाला है उनका भी मैं आंसर निकाल के आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थे आपके एमसीक्यूज मैप बेस्ड क्वेश्चन।